So hello everyone and welcome to video number 3 of our chronology series. In today's video we are going to be looking at four most important writers of British literature: John Donne, Andrew Marvell, John Milton and John Dryden. ये चारों ही writers British literature के point of view से बहुत ज़्यादा important है. इनके कई सारे works हैं, poetries हैं, prose हैं, pamphlets हैं, जिनकी date आपको ज़रूर से याद रखनी चाहिए because इनसे आपके UGC नेट में questions पूछे जाते हैं. There is a commonality between all four writers that I have included in today's video. ये लोग उस टाइम पे अपने लिटरेचर को लिख रहे थे जब आपके ब्रिटेन या फिर आपके इंग्लैंड में a lot of political problem, a lot of political instabilities were going through. आपके सिविल वॉर चल रहा था, चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हो रहा था, देन आपका इंटररेग्नम पीरियड आ जाता है, ओलिवर क्रॉमवेल आ जाते हैं, विग्स एंड टोरीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, देन आपके ओलिवर क्रॉमवेल के बाद अगेन से रेस्टोरेशन होता है. उसके साथ क्या क्या चीजें आती हैं रेस्टोरेशन के बाद? वी सी जेम्स सेकंड, उनके बाद उनका कैथोलिसिज्म को लेके जो भी बिलीव था या फिर वो इंक्लाइन कर रहे थे उसको लेके प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में. देन ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है. दैट मीन्स कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब आपकी मोनार्की हर थोड़े टाइम में, हर थोड़े दिनों में बदल रही थी. एंड राइटर्स जिनका बहुत बड़ा रोल बनता है आपके लिटरेचर का एंड आपकी मोनार्की से जो कनेक्शन होता है कि अपने राजा या फिर अपनी मोनार्की को प्लीज करने के लिए ये लोग जो वर्क्स लिखा करते हैं, जिनके अगेंस्ट या फिर जिसके उपज में इन लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं. दे गेट रॉयल पैट्रोनेज, इनको नाइटहुड मिलती है, किसी को तो पोएट लॉरिएट ही बना दिया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक नोट ऑफ. तो आज के इस वीडियो में हम लोग इनकी क्रोनोलॉजी को देखने वाले हैं. इनसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबके ही बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ. आपको मैं थोड़ी सी और चीजें बता दूं कि आपके जो जॉन डन है एंड एंड्रयू मार्वेल है कम्स अंडर वन सेक्शन, कि ये आपके वो मेटाफिजिकल राइटर्स थे जो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देते थे एंड पॉलिटिकल ज्यादा ना बन के जो कुछ भी हो रहा था आपके मतलब आसपास उसमें थोड़ा सा सैटराइज कर दिया या थोड़ा बहुत वर्क लिख दिया, लेकिन अपना क्लियर पॉलिटिकल स्टांस नहीं दिखाते थे, जिसकी वजह से आपके जॉन डन एंड आपके एंड्रयू मार्वेल के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. उसी के ही कंपैरिजन में आ जाते हैं हमारे जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन. जो भाई मोनार्की चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाते हैं. अपनी मोनार्की के साथ अलाइन करने की वजह से इनको क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं उसके भी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं. सो आई विल वांट यू कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो ये जो मैंने बनाया है उसको जरूर से आप अपने नोट्स में लिख सकते हो. ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर को समझने में या इन राइटर्स के वर्क्स को समझने में मदद करेगा. जॉन डन who is known as the father of metaphysical poetry, आपके जेम्स वन और चार्ल्स वन के टाइम पर अपने वर्क्स को लिखा करते थे. ये क्लर्जी मैन थे एंड ये बहुत सारे सोनेट्स एंड बहुत सारे ऐसे होली वर्क्स भी लिखा करते थे. एंड्रयू मार्वेल एक ऐसे आपके मेटाफिजिकल राइटर माने जाते हैं जो अपनी सैटराइजिंग क्वालिटीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. ये एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंड बहुत सारे इन्होंने ऐसे वर्क्स भी लिखे हैं जो शो करता है कि इनका पार्लियामेंट को क्या सपोर्ट था. आपको इसकी ये जो मैं पार्लियामेंट एंड मैं जो आपको रॉयलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसकी वजह से आपको विग्स एंड टोरीज या फिर कैवेलियर्स या राउंड हेड्स की कहानी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. अगर आपको नहीं क्लियर है तो मेरे ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप इस पूरी कहानी को समझ सकते हैं. बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको समझा के रखा है. अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री समझ में नहीं आती है या कोई एक ऐसी जगह आपको नहीं मिल पा रही है जो आसान शब्दों में आपको ये कहानी समझा दे कि एक्चुअल में चल क्या रहा था वहां ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो आप मेरी उस प्लेलिस्ट को जरूर से देखें. जॉन मिल्टन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिविल वॉर के ही टाइम से ये चार्ल्स वन को पसंद नहीं, चार्ल्स सेकंड को पसंद नहीं करते हैं. इनको हटाने के लिए, सक्सीड करने के लिए काफी सारे ये वर्क्स भी लिखते हैं. एरोपेजेटिका भी इन्होंने अपना लिखा हुआ है सेंसर करते हुए ये स्पीच को एंड एवरीथिंग. फिर इनके ओलिवर क्रॉमवेल जो लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट आ जाते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं आपके जॉन मिल्टन एंड उनके ही टाइम पे ये सिविल सर्वेंट भी बन जाते हैं. बहुत सारे इनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं. अपने राजा की बढ़ाई करने के लिए ये बहुत सारे वर्क्स भी पब्लिश करते हैं. पर आपकी बोलते हैं कि वक्त इनके बदल जाते हैं, इनके जज्बात
बाद बदल जाते हैं जब ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है एंड वापस से आपके चार्ल्स सेकंड आ जाते हैं, रेस्टोर हो जाती है मोनार्की। तो ही हैड टू सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अपने पॉलिटिकल स्टांस को दिखाने के लिए। इनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है एंड उस टाइम पे इनको ही हैड टू गो इनटू हाइडिंग, इनको छुपना पड़ता है। अपने जो खुल खुल के विचार इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पे दुनिया को दिखाए थे, उसकी वजह से इनकी हालत खराब होती है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, आप आजकल के जमाने में भी देख सकते हैं कि हाउ पीपल चेंज देयर पॉलिटिकल स्टांस। जब कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी आपकी पावर में आ जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे एसोसिएट कर देते हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए, बट देन अगर कुछ उल्टा पड़ जाता है तो फिर उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। सो वैसा ही कुछ आपके जॉन ड्राइडन के साथ भी होता है। चार्ल्स सेकंड के टाइम पर, जेम्स सेकंड के टाइम पर एंड आपके ग्लोरियस रेवोल्यूशन का पार्ट बनते हैं ये। इनके भी जो विचार थे, जॉन ड्राइडन इज वन पर्सन जो भी मोनार्की आ रही थी उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को सेट कर ले रहे थे। चार्ल्स सेकंड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। विग आपकी पार्लियामेंटेरियन पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपने ये कई सारे वर्क्स में। देन आपके ये जेम्स सेकंड जब आ जाते हैं, आपके ड्राइडन ने अपने करियर में भी कैथोलिसिज्म में ही अपना कन्वर्जन कर लिया था, जिसकी वजह से उनको भारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो उसको भी डिफेंड करने के लिए इन्होंने वर्क्स लिखे। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ जाता है, इनको पोएट लॉरिएट पहले बनाया जाता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन योर लिटरेचर जो पॉलिटिक्स से आपका मेल खाता है। अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे और बात करेंगे आपकी क्रोनोलॉजी की, पर उससे पहले अगर आपने मेरे इसी चैनल पर काफी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है आपके लिए, दीज आर फ्री वीडियोस, उनको जरूर से जाके आप देखें। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारा लिंक आपको मिल जाएगा हर एक चीज का, उसको बस क्लिक करो और डायरेक्टली ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरी फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री पोल्स एंड फ्री डिस्कशंस, मेरे वॉइस नोट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। सो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी, जरूर से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए जरा इन सारे मेजर राइटर्स का। हम लोग अक्सर क्रोनोलॉजी में क्या करते हैं कि राइटर पकड़ा, उसके सारे वर्क्स को हम लोग ने क्रोनोलॉजी वाइज लर्न किया एंड हम लोग को लगता है हमारा काम हो गया, बट दीज आर इंपॉर्टेंट राइटर्स। आपको इनकी भी बर्थ डेट याद करनी पड़ेगी। रिसेंट एग्जाम में ही आपको देखने को मिला। सो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है इनकी टाइमलाइन जो आपको अपने नोट्स में लिखनी है और मेजर राइटर्स को लर्न करते हुए चलना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जॉन डन के बारे में। हम सभी लोग इनको पढ़ते हुए आए हैं अपने मास्टर्स से ही। सो ही इज नॉट दैट राइटर जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। जॉन डन मेटाफिजिकल राइटर या मेटाफिजिकल राइटिंग के फादर माने जाते हैं। इनका यूज ऑफ कॉन्सीट्स हैव बीन criticized and have also been appreciated by so many critics over the years। बहुत सारे ऐसे राइटर्स आते हैं जैसे सैमुअल जॉनसन एंड आपके ड्राइडन, जो जॉन डन की राइटिंग्स एंड कंसीट्स के इस्तेमाल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ये सभी चीजें मैंने अपने लिटरेरी मूवमेंट्स में पढ़ा रखी हैं। देन आपके जो टी.एस. इलियट या फिर मॉडर्न क्रिटिक्स आते हैं वो कहते हैं कि इट इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ राइटिंग, द पोएट्री दैट दीज मेटाफिजिकल राइटर्स आर राइटिंग कोई आलू चालू पोएट्री नहीं है, इसमें दिमाग लगता है, थॉट एंड फीलिंग दोनों लगती है एंड हेंस इनकी पोएट्री कॉम्प्लेक्स होती है एंड वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। सो वी हैव मिक्स्ड व्यूज, जैसे हम लोग के जीवन में, यूट्यूबर्स के जीवन में होता है, सेलिब्रिटीज के जीवन में होता है, वैसे इनके भी जीवन में होता है। इनको बोथ एप्रिसिएशन एज वेल एज क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। सो जॉन डन ने काफी सारे वर्क्स लिख रखे हैं, होली सोनेट्स लिख रखे हैं, देन इनके और भी बहुत सारे, बिकॉज ही वाज अ क्लर्जी मैन, ही वाज एसोसिएटेड विद अ चर्च। तो वो सारे वर्क्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। हालांकि जब ब्रिटिश लिटरेचर करेंगे तो इनके एक एक वर्क को हम लोग देखेंगे। इस पेज पे आपको जितनी भी इनकी पोएट्री दिखाई दे रही है वो आपको टेक्स्ट वाइज प्रिपेयर करनी है। नॉट इवन अ सिंगल पोएम यू आर गोइंग टू लीव फ्रॉम जॉन डन जो आपको इस पेज में दिखाई देती है। द फ्ली, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, गुड मॉरो, कैनोनाइजेशन, होली सोनेट्स, डेथ बी नॉट प्राउड, द सन राइजिंग, एलिजी है आपकी, बैटर माई हार्ट, 3% गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्रीज हैं, सबकी डेट लिखी हुई है। कभी इनसे ऐसा कोई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है पोएट्री से। इनसे डिटेल में टेक्स्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज वी वांट टू बी प्रिपेयर्ड तो हम लोग इनकी क्रोनोलॉजी प्रिपेयर जरूर से करेंगे, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट वाइज पूछे जाते हैं, टाइटल वाइज पूछे जाते हैं। इनकी पोएट्री में कौन से टॉपिक को उठाया है उसके अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू डू नॉट वांट टू लीव जॉन डन एंड इनकी पोएट्री को, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, इनकी ही लाइन में ही कंपैटिबल राइटर आते हैं एंड्रयू मार्वल, जो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी सैटराइजिंग क्वालिटीज एंड अपनी सैटराइजिंग पोएट्री को लिखने के लिए। ये इतने भी ज्यादा पॉलिटिकली आपके एक्टिव नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपना समर्थन शो किया है टुवर्ड्स योर पार्लियामेंटेरियंस एंड ही वाज अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की। सो इन्होंने सपोर्ट किया है आपके विग्स को इन कंपैरिजन टू योर टोरीज। तो यहाँ पर आपको काफी सारे वर्क्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको दिखाई देगा कि ही वॉज इन सपोर्टर ऑफ योर ओलिवर क्रॉमवेल, जो एंटी रेगनम पीरियड में आते हैं। एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर हिज हाइनेस द लॉर्ड प्रोटेक्टर, देन पोएम अपॉन द डेथ ऑफ हिज लेट हाइनेस लॉर्ड प्रोटेक्टर। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनका पॉलिटिकल स्टांस आपका थोड़ा सा एंटी रेगनम पीरियड या फिर आपके ओलिवर क्रॉमवेल के रूल के टुवर्ड्स है। टू हिज कोय मिस्ट्रेस इज हिज मोस्ट फेमस मोस्ट आस्क्ड पोएट्री, जिसको आपको डिटेल में एक एक टेक्स्ट वाइज करना चाहिए। मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हो कि इस चैनल पर मैं पोएट्रीज को भी एक्सप्लेन करूं। आई हैव नेवर एवर डन दैट। तो आप लोग इसमें से कोई भी अपनी पोएट्री, चाहे जॉन डन की हो या इंपॉर्टेंट पोएट्रीज जो आप चाहते हो कि मैं लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करूं, आप चाहते हो कि अगर मैं ऐसा करूं, तो मुझे कमेंट करके बताना सभी बच्चे कि मैं कौन सी पोएट्री को एक्सप्लेन करूं। गार्डन इनका इंपॉर्टेंट वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। Then upon Appleton House, a dialogue between soul and body, the coronet से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है एंड्रयू मार्वल से। Then to his noble friend मिस्टर रिचर्ड लवलेस upon his poems, आपके मेटाफिजिकल पोएट्स जो एक मूवमेंट चला था, उसके बाद आपके कैवेलियर पोएट्स आते हैं जो चार्ल्स वन के सपोर्टर थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे आपके मेटाफिजिकल राइटर्स को, उनको भी कुछ आपका इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप या फिर क्रिटिसिज्म चलता रहता है। बात करेंगे हम लोग अपने तीसरे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में, जो एंटी रेगनम पीरियड, सिविल वॉर एंटी रेगनम पीरियड में बहुत ज्यादा एक्टिव माने जाते हैं। ये सपोर्ट करते हैं कि भैया चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, आपके ओलिवर क्रॉमवेल को आ जाना चाहिए। उनके आ जाने के बाद ये बड़े वर्क्स लिखते हैं उनके मतलब स्वागत के लिए एंड उनके उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने के लिए, अपना स्टांस शो करने के लिए अपने राजा को कि भाई आई एम इन कंप्लीट सपोर्ट ऑफ यू। एंड ये उस टाइम पे ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम पीरियड में ये सिविल सर्वेंट भी बन जाते हैं, काफी सारे इनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं मोनार्की से रिलेट होने के बाद। वर्क्स हम लोग इनके देखेंगे, जॉन मिल्टन की जो पोएट्री है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629, ऑन शेक्सपियर 1630, एन एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर 1630, ल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोसो, ये इनकी ये दो हम लोगों के एक साथ आने वाली पोएम है जो आपके रीसेंट एग्जाम में भी डेट पूछी गई थी। वी हैव आर्केड्स, वी हैव कोमस, वी हैव लाइसिडास। देन वी हैव पोएट्री जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट सेमाइनल मैग्नम ओपस मानी जाती है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन एंड सैमसम एग्नोस्टिस। ये तीनों ही जो पोएट्री हैं वो उस टाइम पर लिखी गई थी जब ही वॉज इनटू हाइडिंग एंड आपके ओलिवर क्रॉमवेल जा चुके थे, इनकी ब्लाइंडनेस आ चुकी थी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए भी इन्होंने इस बोल सकते हैं कि मच सेलिब्रेटेड वर्क को एंड अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद भी इस वर्क को कंप्लीट किया। इस वर्क को लिखने के टाइम पे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बिकॉज तब तक आपकी जो मोनार्की है वो रिस्टोर हो चुकी थी एंड इनको ढूंढा जा रहा था कि भैया तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था और अब तुम्हारा क्या स्टांस है, चलो इनको ढूंढते हैं, विच इज नॉर्मल। आप सब लोग इन सारी बातों को जानते हैं। इनकी सोनेट्स और पोएम्स भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे हाउ सून हैड टाइम व्हेन आई कंसिडर हाउ आई स्पेंट माय लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट इनकी, जो आपको जरूर से टेक्स्ट वाइज करनी चाहिए या फिर आप सभी लोग ने कर ही रखी होगी। एंड यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने डेट यहाँ पर अटैच कर दी है, आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छी हुई परोसी हुई मिल रही है। आई वुड एक्सपेक्ट, हालांकि मुझे काफी सारे बच्चों ने बताया दैट आफ्टर आई स्टार्टेड दिस क्रोनोलॉजी सीरीज आई वाज सो हैप्पी टू हियर दैट यू पीपल हैव मेड कॉपीज, सेपरेट कॉपीज बच्चों ने बनाई है जहां पर वो इन सारी चीजों को नोट कर रहे हैं एंड बहुत ही ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, विच आई मच अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ योर्स। आप सभी बच्चे इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा एंड मेरे वीडियोस आते जाएंगे एंड आपकी मदद होती जाएगी। जॉन मिल्टन के प्रोज के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है अपने प्रोज वर्क्स के लिए भी, जैसे ऑफ रिफॉर्मेशन एंड अपॉलजी अगेंस्ट पैम्फलेट, एरोपेजिटिका मैंने जो आपको बताया, ऑफ एजुकेशन, ऑफ टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो इनका पॉलिटिकल स्टांस शो करता है, आइकॉनोक्लास्ट। देन वी हैव द रेडी एंड ईजी वे टू स्टैब्लिश फ्री कॉमनवेल्थ। तो बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने कॉमनवेल्थ के कॉज को एंड शो करने की कोशिश की है कि हाउ कॉमनवेल्थ इज राइट
एंड हाउ मोनार्की नीडेड टू एंड। मतलब इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, जब मोनार्की रिस्टोर हुई तो इनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ठीक है, लास्ट राइटर जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जॉन ड्राइटन वाज अ वेरी, बोलते हैं ना कि स्मार्ट एंड शाणा काइंड ऑफ पर्सन। जैसे जैसे आपकी मोनार्की बदलती है ये अपना स्टैंस बदल लेते हैं। पहले ये किसी को सपोर्ट करते हैं, फिर दूसरी मोनार्की बदल जाती है तो फिर उनके सपोर्ट में वर्क्स लिखने लगते हैं, पोएट लॉरिएट बन जाते हैं, फिर कोई और बदलता है तो फिर अपनी चीजों को जस्टिफाई करने लगते हैं। कैथोलिसिज्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक ऐसे टाइम पे जब आपके मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड में उस टाइम पे मेजोरिटी चल रही थी आपकी प्रोटेस्टेंटिज्म की, जिसकी वजह से आपके जेम्स सेकंड को हटाया जाता है, उनके ही दामाद और उनकी बेटी के थ्रू। ये कहानी अगर आपको नहीं पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के रखा है, तो आप जरूर से मेरी ब्रिटिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को पढ़िएगा, जिससे आपको ब्रिटिश लिटरेचर का कॉन्सेप्ट एंड कहानी एंड जो भी वहां पे चल रहा था कंट्रोवर्सी अच्छे से पता चल जाएगी। बात करेंगे इनके पॉलिटिकल स्टांस के बारे में, तो एब्सलोम एंड एचिटोफिल इज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो इनका पॉलिटिकल स्टांस पूरी दुनिया को बताता है। ही वॉज इन सपोर्टर ऑफ चार्ल्स सेकेंड एंड आपके विग पार्टी को ये बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, स्पेशली विग लीडर को, शाफ्ट्सबरी को, जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने एब्सलोम एंड एचिटोफिल में आपके एचिटोफिल कौन है, तो वो आपके ड्यूक ऑफ शाफ्ट्सबरी हैं, जिसपे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी अभी। देन आपका ये वर्क आता है मेडल विद अ डबल एल, विच इज अ रिएक्शन वर्क अगेंस्ट द वर्क ऑफ द विग पार्टी, द मेडल, जिसमें सिर्फ सिंगल एल है, जो अगेन अटैक करता है, ये रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं स्पेशली आपके अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी को, सॉरी नॉट ड्यूक, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी को। देन वी हैव मैक फ्लेक्नो, अगेन ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी, जहां पर ये अटैक करते हैं बहुत सारे फेमस पीपल को इन लिटरेचर, इन पॉलिटिक्स। देन इनका वर्क है रिलीजियो लेसी, जो रिलीजन के बारे में बात करता है, टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी अ पेंजायरिक ऑन हिज कोरोनेशन। फिर आपके जेम्स सेकंड आ जाते हैं, पहले तो ये चार्ल्स सेकंड के बारे में बात कर रहे थे, जेम्स सेकंड आ जाते हैं, उनकी जब राज अभिषेक एंड एवरीथिंग कोरोनेशन सेरेमनी होती है उसके लिए भी पोइट्री लिख देते हैं। मतलब इनका जो स्टांस है पॉलिटिकली वो बदलता जा रहा था, जो राजा आ रहा था ये उसके लिए पोइट्री लिख दे रहे थे। एंड अपनी पोएट लॉरिएट ही वाज कंसिडर्ड, ही वाज गिवन द he is considered the first poet laureate। तो कौन से डेट में ये पोएट लॉरिएट बनते हैं, मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। इनकी एक और पोएट्री है द हिंड एंड द पैंथर, जो एक एलेगोरिकल पोएम है अगेन कैथोलिसिज्म में जो इनका कन्वर्जन था उसको डिफेंड करने के लिए भी ये लोगों के सामने अपनी एक पोएट्री को लिखते हैं। इनके प्लेस के बारे में भी हम लोग जरूर से बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ इनके पोएट्री से नहीं, इनके प्लेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। द वाइल्ड गैलेंट, द इंडियन क्वीन, द इंडियन एम्परर, सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक भी वर्क छोड़ने वाला नहीं है। औरंगजेब से आया है, ऑल फॉर लव से आया है, कि ये शेक्सपियर के कौन से वर्क की रीवर्किंग लिखी गई है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ट्रोइलस एंड क्रुसेडा भी इनका एक वर्क है जो इन्होंने लिखा है। इनके क्रिटिकल वर्क्स जिनको हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये जो पूरा वर्क है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ाऊंगी, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। सो मैंने लिस्ट पूरी आपको प्रोवाइड कर दी है। आइए हम लोग थोड़े क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, सो दैट वी गो कॉन्फिडेंट कि भाई हमें कितनी और कैसे तैयारी करनी है। Which is the correct chronological order of John Milton's work? तो मैंने आपको जितने भी जॉन मिल्टन के इतने वर्क दिए उसकी आपको डेट लर्न होनी चाहिए। ये रिसेंट 18 जून में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, जिसमें अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या इसका सही आंसर होगा। अगर रिटन वाइज देखा जाए तो इसका आंसर कुछ और बनता है, अगर पब्लिशिंग वाइज देखा जाए तो इसका क्वेश्चन कुछ और बनता है। अभी तक आंसर की तो आई नहीं है कि आई कुड गिव यू अ करेक्ट आंसर, तो ये आपको शो करता है कि पब्लिकेशन आपको इतने इंपॉर्टेंट राइटर्स की जरूर से करनी है। देन अगेन जॉन मिल्टन की पब्लिकेशन पूछी गई है, ये आपको क्या शो करता है, बैक टू बैक क्वेश्चन अगर इतने इंपॉर्टेंट राइटर्स से देखने को आपको मिलता है तो ये शो करता है कि उसके वर्क्स की क्रोनोलॉजी अगर आप छोड़ के जा रहे हो, यू आर एट रिस्क। फिर आप बैठ के नहीं रो सकते कि यार मेरा नेट या फिर जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि चीजें जब आपको क्लियरली मेंशन्ड है, दिखाई दी जा रही हैं, आपको उनकी डेट्स मिल चुकी हैं, करना क्या है, ईमानदारी से आपको लर्न करना है। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो आप फिर कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें कि आप इतनी इजी अवेलेबल थिंग नहीं कर रहे हो। सो दिस वुड बी वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट कि अगर आप इनको छोड़कर चले जाओगे। ठीक है,
Then, who does Achitophel represent in John Dryden's allegorical poem Absalom and Achitophel? इनको हम लोग जरूर से डिटेल में ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है वो शो करता है कि इनकी ये इंपॉर्टेंट पोएम है, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Achitophel is your first Earl of Shaftesbury who was considered the leader of your Whig party, जिसके अगेंस्ट थे आपके जॉन ड्राइडन। तो ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। जॉन ड्राइडन के ही एक वर्क द मेडल से देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरीथिंग इज गिवन। आपको बस बताना है कि द मेडल इनका जो वर्क है उसका सब टाइटल क्या है, अ सटायर अगेंस्ट सेडिशन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एक मेजर राइटर के मेजर वर्क को पढ़ रहे हो तो सिर्फ डेट को पढ़ के खुश मत हो जाना, आपको डिटेल में भी जानना पड़ेगा। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरेट इन इंग्लिश हिस्ट्री वॉज जॉन ड्राइडन। आपको कॉमेंट करके बताना है कि कौन से ईयर में ही बिकेम द फर्स्ट पोएट लॉरिएट। ठीक है। जॉन ड्राइडन्स Absalom and Achitophel is what? It is a political allegory. वो एक एलिगरी के थ्रू मैसेज देने की कोशिश करता है, सटायर करने की कोशिश करता है। ये सभी चीजें हम लोग डिटेल में अपने कोर्स में देखेंगे। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की बहुत चिंता है, बच्चे कहते हैं मैम क्रोनोलॉजी करा दीजिए, तो आप अलग से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस को तो बैठ के करिए। आपको हमारे इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के अंदर सारे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं वो क्लिक करके मिल जाएगा। आपको मैच द फॉलोइंग लगाना है आपको वो मिल जाएगा। आपको हु सेड फॉर होम लगाना है वो भी मिल जाएगा। 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस में से ऐसे सेक्शंस को ढूंढने में आपको वाकई में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किसी भी सेक्शन के किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहो, जस्ट क्लिक एंड क्वेश्चंस आर गोइंग टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप इस चीज का फ्री डेमो चाहते हो तो इस नंबर पे हमें जरूर से कांटेक्ट करें। वी विल सेंड यू अ लिंक एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो चीज मिल जाएगी जिसको आप करके लगा के सेटिस्फाई हो सकते हो। इसके साथ ही साथ आप मेरे पेड कोर्सेज को जरूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, मैंने इसी स्ट्रक्चर्ड एंड इसी आसान भाषा में आपके कोर्स को पढ़ाने की कोशिश की है, जिसको लेने के बाद आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं फील होंगे। यू विल गो कॉन्फिडेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन विच एवर यू आर अवेलिंग। देन लास्टली मेरे यूट्यूब से आप जरूर से जुड़े रहें। यहाँ पे मेरे आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाते हैं जो काफी बच्चों की मदद करते हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने में। लास्टली, डू नॉट स्लीप ऑन दिस एंड बी अ पार्ट ऑफ माय टेलीग्राम कम्युनिटी। दिस इज कंप्लीटली फ्री एंड यहाँ पे आपको जो चीजें मिलती हैं वो आपको मदद ही करेंगी। सो अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं है, जस्ट क्लिक बिलो एंड ज्वाइन माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, कौन से राइटर्स की क्रोनोलॉजी देखना चाहते हो, एंड आई एम विल बी very eager to make a video on your demand. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.